वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जिम कैरी, आपने इनका नाम सुना होगा। आई एम श्योर आपने इनकी फिल्म्स भी देखी होगी। एक बहुत पुरानी फिल्म है, इसका नाम है द मास्क। ये द मास्क नाम की जो फिल्म है वो काफ़ी फेमस हुई थी फॉर इस उसके ऊपर से एक कार्टून भी आता था। और मास्क पिक्चर की वजह से जिम कैरी जो है वो हमारे देश भारत में काफ़ी फेमस हुए। एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं जिम कैरी। उनका कोट है, इफ़ यू आरंट इन द मोमेंट यू आर आइदर लुकिंग फॉरवर्ड टू अनसर्टेनिटी और बैक टू पेन एंड रिग्रेट। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं तो या तो हम फ्यूचर को लेकर चिंतित हो रहे हैं या तो हम हमारे अतीत को देखकर जो दुख हमें देखने को मिला, जो हमने सहा, या फिर जो रिग्रेट यानी कि जो अफसोस हमें हो रहा है उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। उसका एक ही सॉल्यूशन है, स्टे एंड लिव इन द मोमेंट, थिंक अबाउट इट। आज 6 दिसंबर 2022 है। यू आर वाचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज सुबह हमने एक लेक्चर लॉन्च किया है, राइट, वाई क्यूरियसली। और इसमें मैंने आपको बताया है कि किस डायरेक्शन में अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। एक नई सीरीज़ जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं और इनफैक्ट हो चुकी है इस फर्स्ट लेक्चर से। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो आप मुझे curiously@education@gmail.com पर लिख सकते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ईमेल लिखे, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ईमेल्स लिख रहे हैं। और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब मुझे पता चल गए हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम एक नई दिशा जो है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है देन आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस लेक्चर। और उसके बाद दूसरे लेक्चर्स जो हैं वो भी आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आपको सारा जो एक पूरा बिग प्लान है वो पता चल जाएगा। ए केस फॉर चेंज, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ईरान के जो अटॉर्नी जनरल हैं मोहम्मद जाफ़र मुंताज़ेरी, तो उन्होंने ये कहा है कि ईरान की सरकार ने जो एक इनफेमस मोरालिटी पुलिस है उसको डिसबैंडेड कर दिया है। यानी कि अब ईरान में मोरालिटी पुलिस जो है वो नहीं है, ऐसा वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने कहा है। और हम जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं। हमारे देश में भी ऐसा है, दूसरे देशों में भी यही सिचुएशन होती है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ईरान की सरकार ने यह तय किया है कि अब जो मोरालिटी पुलिस है वो काम नहीं करेगी। ईरान को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्पियन सी है नॉर्थ में, फिर यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पर है पाकिस्तान। नीचे आप देखेंगे तो आपको अरेबियन सी वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान। दिस वन इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है और ईरान इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर आप पर्शियन गल्फ देख सकते हैं, यहाँ पर कुवैत हैं, यहाँ पर इराक हैं। थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर टर्की नज़र आएगा और यहाँ पर अज़रबैजान का एक पोर्शन है, यहाँ पर अज़रबैजान है और यहाँ पर अर्मेनिया है। तो इतने सारे देशों के साथ और इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये देश ईरान, और इसका कैपिटल है तेहरान, ठीक है। तो ये डिसीजन ईरान की सरकार ने क्यों लिया? क्योंकि महाशा अमीनी नाम की एक 22 साल की लड़की थी और इसको मोरालिटी पुलिस जो है, मोरल पुलिस जिसको कहते हैं, तो इस मोरल पुलिस या फिर रिलीजियस पुलिस जो है उसने गिरफ्तार किया था। और कहने का मीन्स इल्ज़ाम ये था महाशा पर कि उसने हिजाब जो है वो ठीक तरीके से नहीं पहना था। फिर महाशा जो है उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, उसको टॉर्चर किया गया और फिर महाशा जो है उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद सितंबर 2022 से ईरान में बहुत बड़े प्रोटेस्ट जो हैं वो होने लगे। और इस प्रोटेस्ट में ख़ास करके यंगस्टर्स, पर्टिकुलरली महिलाओं ने पार्ट लिया और डिमांड ये थी कि ये जो मैंडेटरी हिजाब हैं इसका नियम जो है उसको ख़त्म किया जाए और इसी के साथ साथ दूसरे रिफॉर्म्स जो हैं इसकी भी डिमांड प्रोटेस्टर्स कर रहे थे। अब ये प्रोटेस्ट जो है वो ईरान का जो रेवोल्यूशन हुआ था, ईरानियन रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, 1979 में रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो 2022 में ईरान में हमें देखने को मिला।
और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं। एक लंबे समय से 1979 से आप पकड़ लीजिए तो 1979 से पहले ईरान और यूएसए के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया और उसके बाद ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो भी लग गए। अब जब से ये 2022 वाले प्रोटेस्ट हुए हैं तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी हैं और सरकार जो है उसने एक बहुत ही हार्ड तरीके से प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश की। और अब प्रो गवर्नमेंट लोग जो हैं, जो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में फॉरेन हैंड्स हैं। कहते हैं कि यूएसए और ऐसे देश जो हैं, यूएसए, इजराइल एक्सेट्रा, ये सारे देश जो हैं ये प्रोटेस्ट को और ज़्यादा भड़का रहे हैं। ईरान्स थियोक्रेटिक सिस्टम इज़ यूनिक इन बोथ इट्स सब्सटेंस एंड फंक्शनिंग। थियोक्रेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? थियोक्रेसी यानी कि धर्म के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, राइट, इसको थियोक्रेसी कहते हैं। अब ईरान में क्या है कि ईरान में सबसे जो टॉप लीडर है, सबसे पावरफुल व्यक्ति जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ के जो आयतोला होते हैं या फिर वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, तो धर्मगुरु के पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है। प्रेसिडेंट जो है उनको कुछ चीज़ें जो हैं वो पूछ पूछ कर करनी पड़ती हैं। तो ये सिस्टम जो है वो वहाँ की काफ़ी यूनिक है। और यहाँ पर ऐसा है, जो क्लर्जी हैं, क्लर्जी यानी कि वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, उनके पास लगभग सारी चीज़ों का कंट्रोल जो है वो रहता है। और प्रेसिडेंट जो हैं उनके पावर्स भी ये जो एक ग्रुप है, एलीट ग्रुप है धर्मगुरु का, यही सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल करता आया है। The US-led economic sanctions made matters worse for Iran's rulers. USA के जो sanctions हैं इसकी वजह से ईरान के रूलर्स जो हैं उनके लिए चीज़ों को हैंडल करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। फॉर एग्जांपल इंडिया जैसा देश, इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं और जो ट्रंप साहब थे तो उनके समय पर ऐसा हुआ कि इंडिया ने ईरान से ऑयल ख़रीदना जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया पर यूएसए का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया था। तो ऐसे बहुत सारे ईरान के जो मित्र देश थे उन्होंने ईरान से ऑयल ख़रीदना जो है वो बंद कर दिया। तो ईरान अपना ऑयल जो है वो आज बेचता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में उसको बेचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि 1000% जितना, 1000% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो जस्ट इमेजिन कि अगर एक लीटर दूध जो है, लेट्स से उसकी कीमत अगर 10 रुपये है, राइट, आज 10 रुपये हैं, नेक्स्ट ईयर ये 20 रुपीज़, उसके बाद 30, 40, इस प्रकार से हर साल 100% इन्फ्लेशन चीज़ों पर बढ़ता गया। तो एक समय ऐसा आएगा कि 1 लीटर दूध जो है उसकी कीमत 100 रुपीज़ हो जाएगी पर लीटर। सेम थिंग गोज़ विथ मेडिसिन, सेम थिंग गोज़ विथ एवरी सिंगल थिंग। तो ईरान में जीना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था लोगों का। तो उसकी वजह से फिर ये माशा वाला केस हुआ और फिर लोग जो हैं, इट वाज लाइक ए टिपिंग पॉइंट। उसके बाद जो है वो लोग सड़कों पर उतर गए। अब सरकार ये कह रही है कि वो मॉरल पुलिस को हटा रही है, लेकिन किसी भी सिस्टम में अगर सस्टेनेबिलिटी आपको मेंटेन करनी है तो रिफॉर्म्स जो हैं वो इंटरनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। रिफॉर्म्स जो है वो सरकार खुद करें। जब लोग प्रेशर करेंगे और उसके बाद आप रिफॉर्म्स करेंगे तो दैट विल नॉट बी हेल्थी। वो एक सोशल जो एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों के और सरकार के बीच में, वो टूट जाती है। तो लेट्स होप कि अब वहाँ पर इस प्रकार की एक नई क्रांति जो है वो आएगी और सरकार जो है, जो लोग ईरान को कंट्रोल करते हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ के धर्मगुरु, तो अब वो समझेंगे कि अब ईरान की सोसाइटी जो है उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। उनकी डिमांड्स जो हैं उनको सुनकर उसको सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। प्रमोटिंग मिलेट्स, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। ग्लोबल जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स यानी कि जो हम कहते हैं मोटा अनाज, राइट। तो मोटा अनाज जो है इसका टोटल 41% जितना प्रोडक्शन, ग्लोबल प्रोडक्शन किस देश में होता है? हमारे देश भारत में होता है। और 2023 पूरा साल जो है ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के तौर पर IYOM डिक्लेयर किया है। और भारत ने ही इसका एक प्रस्ताव रखा था कि 2023 को मिलेट का ईयर घोषित किया जाए और फिर UNGA ने इसको स्वीकृति दे दी।
तो नेक्स्ट ईयर मीन्स अभी वी आर इन दिसंबर, तो जनवरी 1 जनवरी से पूरा साल जो है इसको मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर यूएन सेलिब्रेट करेगा। 2018 में हमारे देश ने इसको सेलिब्रेट किया था एज ए नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और उसके बाद हमने ये प्रपोजल यूएन के पास रखा। अब मिलेट्स के बारे में कुछ दिनों पहले भी हमने बातचीत की थी, आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण और ख़ास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो हैं, इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए मिलेट्स जो हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत मिलेट्स जो हैं इनको ऐड कर दिया है। The emphasis on millets led to 27% growth in their production in 2021-2022 in India compared to 16 million metric tons produced the previous years. 2021-2022 में जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है उसमें 27% का ग्रोथ हमें देखने को मिला। वैसे इससे पहले की हमारे डिस्कशन में हमने देखा था कि पहले जो हमारे देश में प्रोडक्शन होता था मिलेट्स का, उसके कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ राइस एंड व्हीट जो है उसका कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया। हमारे देश में ज्वार, बाजरा, रागी, बहुत सारे ऐसे मिलेट्स, और 1960s तक अगर आप देखेंगे तो उस समय पर लोग जो हैं वो यही मिलेट्स की ही रोटियां और रोटी और ये सारी चीज़ें खाते थे, राइट। लेकिन उसके बाद फिर राइस और व्हीट आ गए, और उसके बाद इसका प्रोडक्शन बढ़ गया राइस और व्हीट का, और फिर इसकी वजह से ये ट्रेडिशनल फूड जो हैं वो थोड़ा रिप्लेस हो गया, और उसकी वजह और राइस और व्हीट की बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करने लगे। इसकी इम्पैक्ट भी आप देखिए हमारे लोगों पर देखने को मिल रही हैं। आज जो ओवरवेट होना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसकी डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ों के पीछे जो रीजंस माना जाता है वो वही है कि ख़ास करके वीट जिसमें ग्लूटेन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर होते हैं। अब फाइबर कम होने की वजह से डाइजेशन के इश्यूज होते हैं। आज आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को पाइल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट था वो ना के बराबर हो गया। कुछ सालों पहले मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था कि आज से लगभग 40-50 साल पहले एक व्यक्ति जो हैं वो ऑन एन एवरेज कुछ 10-12 किलोमीटर चलता फिरता था एक व्यक्ति, राइट। 10-12 किलोमीटर वॉज एन एवरेज। लेकिन उसके बाद साइकिल्स आ गई, तो चलो साइकिल जो है उसमें तो एक्सरसाइज हो ही जाती हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे मोटरसाइकिल्स आने लगे तो लोगों का जो वो वर्कआउट था वो कम होने लगा, और उसके बाद डाइजेशन और ये सारी चीज़ों के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने लगे। फिर ये सुपर फूड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी होते हैं, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सुपर फूड। आप याद रखिएगा ये सारी चीज़ों को, कई बार आपको मैच द फॉलोइंग या फिर MCQ में पूछा जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हैं 2023, तो नेक्स्ट ईयर होने वाली एग्जामिनेशंस जो हैं तो उसमें ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, और इसमें ये सारी चीज़ें दी गई होगी कि क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेट्स में मिलती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ग्लूटेन डाल दिया जाएगा उसमें, तो मेक श्योर कि वो नहीं होता है इसमें। ग्लूटेन जो है वो व्हीट में ज़्यादा होता है। It is also important to develop research and promote millets because these crops, which don't require high quality soil or too much water or time to grow, are soothing for our stressed planet. अभी stressed planet क्यों कहा जा रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से वीट का प्रोडक्शन कम हुआ है, पानी जो है उसका कंजम्पशन काफ़ी बढ़ चुका है। दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन को क्रॉस कर गई है, तो 8 बिलियन लोगों को खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे समय में मिलेट्स जो हैं इनको काफ़ी स्टर्डी क्रॉप्स भी कहा जाता है। इनके लिए इनको कोई अच्छी क्वालिटी की सॉइल की ज़रूरत नहीं रहती है, इनको इतना ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, और इनकी ग्रोथ की साइकिल जो है वो भी कम होती है कंपेयर टू राइस एंड व्हीट। तो ये परफेक्टली सूट करते हैं हम सबको, राइट। तो दैट्स वाई मिलेट्स आर इम्पोर्टेंट। और अगर आप कोई सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो यू विल फाइंड के ये जो
I'll just give you one example, right? टाइगर श्रॉफ जो हैं उनकी डाइट के बारे में वो बता रहे थे कि वो ये जो बाजरा होता है तो बाजरे की रोटियां जो हैं वो ही कंज्यूम्स दैट. सेम थिंग गोज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉन अब्राहम ने भी यही चीज़, इज़ अ वेरी लाइक हेल्थ फ्रीक गाय, तो वो भी बता रहे थे कि वो ये मिलेट्स जो हैं उनको कंज्यूम करते हैं क्योंकि दे आर मीन्स उनके बेनिफिट्स आपको पता है, राइट, मिलेट्स के नाम. तो अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर यंगस्टर्स जो भी बॉडी बिल्डिंग या फिर अपने लुक्स को लेकर कंसर्न है तो वो भी इन चीज़ों को आजकल के जिम्स में भी इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, राइट. ओके, रेल प्रोजेक्ट स्क्रैप्ड, पायनियर का ये आर्टिकल है. ये काफ़ी फेमस हुआ था, ये केरला का सिल्वर लाइन सेमी स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो कसारागोड़ को तिरुवनंतपुरम के साथ कनेक्ट करने वाला था. ये 1.2 लाख करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट था. अब इसको लेकर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया क्योंकि इस चीज़ की वजह से ये होता कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों की जो प्रेशियस लैंड है, अब केरला जो है उसमें एक छोटा स्टेट है, इतना बड़ा नहीं है, और वी नो के वहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी काफ़ी शॉर्टेज है वहाँ पर. तो प्रेशियस लैंड जो है उसका इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट के लिए होता, तो लोगों के पास जो अपनी ज़मीन है वो चली जाती. कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कि ई श्रीधरन जो लेजेंडरी रेलवे इंजीनियर हैं, और आलोक कुमार वर्मा फॉर्मर चीफ इंजीनियर ऑफ इंडियन रेलवेज, ये दोनों ने केरला गवर्नमेंट को वार्न किया था कि आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू ना कीजिए क्योंकि इसके काफ़ी सारे एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल डैमेजेस हैं. लेकिन सरकार जो है सीपीआईएम की सरकार, उन्होंने इस चीज़ को इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया और वो फिर इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़े. लेकिन फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया और इसी वजह से ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है इसको स्क्रैप किया गया है, अब इसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा. 1980s के समय में राजीव गांधी साहब की जो सरकार थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ईस्टर्न केरला है तो वहाँ पर हाई रेंजेस पर न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जो है वो उस समय का जो सोवियत यूनियन था वो भारत को प्रोवाइड करने वाला था. तो उस समय पर भी लोगों ने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट हुआ, और M.A. वर्गीस उन्होंने तो ये कहा कि आप यहाँ पर तभी प्रोजेक्ट बना पाएंगे अगर, कहता है ना कि मेरे मेरे डेड बॉडी पर आप प्रोजेक्ट बनाएं तो ठीक है, वरना जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये चीज़ जो है वो कभी नहीं होने दूंगा. और फिर वही हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ा. रही बात ये सबरी रेल की, मीन्स एक सबरी रेल की भी बात हो रही है कि लॉर्ड अयप्पा का जो श्राइन है तो वहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँचेंगे वाया दिस सबरी रेल. नाउ द फैक्ट इज़ कि सबरीमाला श्राइन जो हैं तो ये साल में सिर्फ 3 महीनों के लिए ही ओपन रहता है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में जो दूसरे डजन्स ऑफ टेम्पल्स हैं, तो ये पूरी जो एक यात्रा है वो कंप्लीट करने के लिए आपको ये सारे टेम्पल्स पर जाना है. तो डायरेक्टली अगर कोई ट्रेन आपको यहाँ पर ले जा रही है तो फिर लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, और लोग जो हैं वहाँ के लोगों की आस्था है कि ये सारे मंदिर हो कर ही आपको फिर सबरीमाला श्राइन तक पहुँचना है. तो इसका भी कोई बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं था. तो अब इसकी भी एक डिमांड जो है वो सामने आ रही है कि ये भी प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाए. बिग बाइट ऑफ एप्पल, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है. आईफोन मेकर जो है, अब ये एप्पल कंपनी जो है वो अब ये सोच रही कि वो अपना प्रोडक्शन जो है वो चाइना के बाहर शिफ्ट करना चाहती हैं बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट रीजंस. वन ऑफ द रीज़न इज़ कि सारे एग्स जो हैं वो एक बास्केट में रखने से कोई फ़ायदा नहीं रहता, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी, आपको याद होगा. अब ये कंपनी जो है वो अपने सप्लायर्स को कह रही है कि आप अपना असेंबली का जो प्रोडक्शन है, असेंबली जो मोबाइल फ़ोन को असेंबल किया जाता है, सारे पार्ट्स को एक साथ मिलाकर फिर असेंबल किया जाता है, तो आप एशिया में दूसरी जगह पर, पर्टिकुलरली इंडिया और वियतनाम में आप शिफ्ट कीजिए. और यही चीज़ जो है वो यूएसए की बहुत सारी कंपनीज़ और वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो हैं वो भी अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं, और इसकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिल सकता है. एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2022 में भी ये सिंगापुर में हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि इंडिया और आसियान इकोनॉमीज़ जो हैं तो वहाँ पर अपना स्ट्रेटेजिक आउटसोर्सिंग, यानी कि अपना प्रोडक्शन जो है तो इंडिया और आसियान के देशों में
जर्मन की कंपनीज जर्मन कंपनीज जो हैं वो करना चाहती हैं। वो चाइना के बाहर धीरे धीरे करके निकलना चाहती हैं। नोमुरा स्टडी ने ये पाया है कि जो 56 कंपनीज, ये कोविड से पहले की बात है, अप्रैल 2018 और अगस्त 2019 का आंकड़ा ये कहता है कि 56 कंपनीज जिन्होंने अपना प्रोडक्शन रीलोकेट किया, चाइना के बाहर निकल गई ये कंपनीज 56 कंपनीज, तो इसमें से सिर्फ 3 कंपनीज ही भारत आई हैं। 26 कंपनीज जो है वो वियतनाम चली गई है। वियतनाम जो है एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर भारत का है व्हेन इट कम्स टू मोबाइल प्रोडक्शन। एक वक्त था जब वियतनाम से कई गुना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स हम हमारे देश में प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर आई थिंक इट वाज इन 2008 या फिर 2010 के समय में वियतनाम और इंडिया का मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन इक्वल हो गया, और उसके बाद वियतनाम जो आगे बढ़ा है हमसे, बहुत ही अच्छी स्पीड से आगे बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वहाँ की सरकार ने किए हैं। और भारत की सरकार ने भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए हैं पिछले कई सालों के अंदर, पिछले एक दशक के अंदर, लेकिन वियतनाम के मुकाबले हम बहुत ही पीछे हैं। तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम वियतनाम। हमारे पास वो सारी कैपेसिटी है जो वियतनाम के पास है, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी है, इसकी वजह से हम वियतनाम जैसे देशों से पीछे हैं। इसके साथ ये पेंडेमिक और यूक्रेन वॉर ने बहुत सारे देशों की और उनकी जो कंपनीज हैं, उनकी जो एक थिंकिंग है, उसको काफ़ी चेंज किया है कि अब वेस्टर्न कंपनीज जो है वो डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। वो अपना प्रोडक्शन सिर्फ भारत में नहीं, अलग 3-4 देशों में अपना प्रोडक्शन जो है वो करेगी, ताकि कोई भी एक देश में कोई इश्यू हो तो उनका प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट ना हो। तो वी नीड टू टू बूस्ट अवर पॉलिसी। हमें बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो हैं वो क्रिएट करनी पड़ेगी। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इट्स अ गुड थिंग, उसमें हमारा रैंक जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा है। सॉरी अबाउट दिस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम आगे बढ़े हैं उसमें। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर क्या है पता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट है, ये इतना अच्छा नहीं है। लेट्स से कोई 2 कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोई चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो 2 में से एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस पर केस करेंगे। और यू नो इट वेरी वेल कि हमारे देश में एक केस आपने फाइल किया तो 1 दशक या फिर उससे भी ज़्यादा वक्त जो है वो लग जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर आपने लेट्स से $20 बिलियन का यहाँ पर प्रोजेक्ट डाला है और फिर इस पर केस हो गया, तो फिर आपका पूरा बिजनेस जो है वो तो ठप हो ही जाएगा, लेकिन आपको कितना लॉस, सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी बिकॉज ऑफ दिस केस दैट इज़ गोइंग ऑन। तो ये चीज़ जो है वो जब तक स्पीडी नहीं होगी तब तक हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उसमें सिर्फ 2 ही जगहों को उसका ही सर्वे किया जाता है, दिल्ली और मुंबई, और इसके आधार पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रैंकिंग तय की जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट निकाला जाता है वो पूरे देश का एक चित्र हमारे सामने रखता है। नहीं, बहुत सारी जगहों पर हम बहुत ही पीछे हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तब वरना फिर ये सारी कंपनीज जो हैं वो हमारे देश में कभी, जो चाइना को छोड़कर दूसरे देश जाना चाहती हैं, और अगर हम उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो अच्छी है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। इसके अलावा भी जो दूसरी चीज़ें हमें चाहिए, वी नीड टू क्रिएट दैट थिंग। नथिंग सो ग्रेट अबाउट फ्री ट्रेड विथ ग्रेट ब्रिटेन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक साहब जो हैं उनके साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से अब ये बात सामने आई है कि इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके चांसेस और ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। इट इज़ लाइकली टू इंक्लूड कमिटमेंट्स इन ट्रेडिशनल एरिया सच एज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, के दोनों देश जो हैं वो और ज़्यादा सामान और ज़्यादा सेवाएं जो हैं वो एक दूसरे को बेचने की कोशिश करेंगे अंडर दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब रही बात ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो देखिए यूके के साथ हमारा वैसे टाइज जो हैं हिस्टोरिकल टाइज हैं, ब्रिटिश राज था हमारे यहाँ पर, तो वो भारत की और यूके की हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके में रहते हैं, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। कि ऋषि सुनाक जो है वो एक इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर, पहली बार यूके के कोई इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो कि यूके में इंडियन कम्युनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती है।
लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में ट्रेड जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, जितना होना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों में एक बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन जो है वो ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2035 तक का टारगेट यहाँ पर रखा है, तो धीरे धीरे ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि यूके के साथ एफटीए हो गया तो फिर बहुत सारा फ़ायदा हमें होगा या फिर बहुत सारा फ़ायदा जो है वो यूके को होगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसमें इतना ज़्यादा हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूके यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा, हम यूके से इंपोर्ट करेंगे, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जॉब लॉसेस हो सकते हैं। और ख़ास करके फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उसमें यूके काफ़ी आगे हैं। तो हमारे यहाँ की जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज जो हैं, तो उनको एक डिस्ट्रप्शन जो है वो फेस करना पड़ सकता है। इसके साथ डिजिटल सेक्टर और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात करें तो ज़्यादातर ये डिजिटल प्रोडक्ट्स और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा पैदा किए जाएंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जब यहाँ पर आएंगे तो भी एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगा। और ये भी हो सकता है कि हम यूके पर थोड़ा और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए व्हेन इट कम्स टू हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे चैलेंजेस हैं। और इसी के साथ साथ जो एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑब्लिगेशंस जो हैं जो सरकार को फुलफ़िल करने हैं, तो उसमें भी यूके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर आएंगे। तो हमारे यहाँ की कंपनीज जो हैं तो उनको उतना ग्रोथ उनका ग्रोथ जो है उनको एक टफ कंपटीशन जो है वो फेस करनी पड़ेगी यूके की कंपनी के साथ। राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडियाज़ आईटी मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि जो डेटा हैं, तो डेटा सेट्स की बात करें तो भारत को कुछ 200 से लेकर $500 बिलियन की अपॉर्चुनिटी जो है वो भारत के सामने है। इंडिया के कंज्यूमर्स जो है वो इतना इतना इतने पैसों का डेटा जो है वो जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, मीन्स इसमें क्या यूके को ज़्यादा फ़ायदा होगा? राइट, दिस आर द क्वेश्चंस दैट नीड्स मोर क्लैरिटी। ग्रीन बैकिंग द ग्रीन एजेंडा, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। COP27 जो है तो उसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये रही कि हमें डेवलप्ड देश जो हैं, डेवलप्ड देशों को, डेवलपिंग देशों को नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और G7 और G20 जो हैं तो उन्होंने कुछ फाइनेंशियल पैकेजेस, इनोवेटिव फाइनेंशियल पैकेजेस, ताकि क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसको डेवलपिंग देशों को क्लाइमेट फाइनेंस दिया जाए और डेवलपिंग देश जो हैं वो बेसिकली अपना जो ग्रोथ है उसको और ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा ग्रीन बना सके। तो इसके लिए G7 और G20 देश जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि उनको हमें पैसे और टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एक्सेलरेटेड ग्रीन डेवलपमेंट विल क्रिएट मिलियंस ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रीन जॉब्स एंड ड्राइव मच फास्टर जीडीपी ग्रोथ। जैसे भारत के पास पैसे आएंगे तो हमारे यहाँ पर ग्रीन जॉब्स जनरेट होगी, और इसी के साथ साथ जीडीपी का ग्रोथ जो है वो भी सस्टेनेबल होगा और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा। रही बात एमिशन की, तो चाइना और यूएसए के बाद भारत थर्ड रैंक पर आता है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन पर कैपिटा अगर आप देखें तो आज भी हम बहुत सारे देशों मीन्स यूएसए और चाइना और इन देशों से काफ़ी पीछे हैं। अब नेट ज़ीरो अचीव करने की बात है, राइट, और ऑन एन एवरेज दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो 2050 तक, चाइना ने 2060 कहा है लेकिन उनकी कोशिश यही रहेगी कि 2050 तक वो नेट ज़ीरो इकोनॉमी बन जाए। यूएसए और दूसरे डेवलप देश जो हैं उन्होंने 2050 का टारगेट रखा है, भारत ने 2070 का टारगेट रखा है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो अचीव कर लेंगे। लेकिन 2040 तक ऐसा हो जाएगा कि बाकी के देश जो हैं उनका कार्बन एमिशन कम होगा और भारत उस समय पर नंबर 1 एमिटर बन जाएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर भारत बन जाएगा बाय 2040। तो वी नीड टू ब्रिंग इट डाउन, और इसके लिए हमें ऑफ कोर्स चाहिए पैसे और टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो जिनके पास वो टेक्नोलॉजी है तो वो हमें प्रोवाइड करें तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड एज वेल। अब ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो है उसको ज़्यादातर में सरकार स्टार्ट करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब तक ग्रीन सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक इसमें हमें तरक्की देखने को नहीं मिलेगी।
और स्टडीज़ ये कहती हैं कि हर साल 50 से लेकर $100 बिलियन प्राइवेट सेक्टर को ग्रीन सेक्टर में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अभी एवरेज जो निकल रही है राइट, टोटल प्राइवेट सेक्टर का जो अभी तक का इन्वेस्टमेंट रहा है वो $60 to $70 बिलियन के आसपास है। तो इसमें भी थोड़ा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और G7 और G20 देश जो हैं वो सपोर्ट ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दुनिया भर में, खास करके डेवलपिंग वर्ल्ड में सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। G7 प्रेसिडेंसी के दौरान जर्मनी ने ये अलग अलग जो डेवलपिंग देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है, तो इन सारे देशों में, अफ्रीका के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर ये ग्रीन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका को $8.5 बिलियन मिलेंगे, इंडोनेशिया को $20 बिलियन मिलेंगे, ताकि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो है उनको कोल से रिन्यूएबल की तरफ ले जाएं। तो भारत अब G20 का प्रेसिडेंट है, एज यू ऑल नो। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि हम ये फाइनेंसेस को हमारी तरफ अट्रैक्ट करें। इसके साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को फंड करें, इसको लेकर भी हमें इंसिस्ट करना होगा। और भारत अपनी जो प्रेसिडेंसी है उसका इस्तेमाल ग्रीन फ्रंटियर डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकता है, ताकि हमारे यहाँ पर जॉब्स भी हो और ग्रीन ग्रोथ भी हो। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सपोर्ट मिशन लाइफ। इसके साथ ये वाला वीडियो जो है वो देखना मत भूलिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें आपको पता चल जाएगा कि इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग नाउ, किस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और एक के बाद एक जो लेक्चर्स आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे, तो उससे आपका सेल्फ एम्पावरमेंट होगा। और आप देखिएगा जैसे जैसे चीज़ों को आप समझेंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, आपकी तैयारी जो है वो एक अलग ही लेवल की हो जाएगी। ये डेफिनेटली एक मेरा वादा भी है और मुझे पता भी है, क्योंकि जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी साइंटिफिक और ऐसी चीज़ें। इट्स नॉट ए मोटिवेशनल सीरीज़ कि आपको मोटिवेट कर दिया ना। मोटिवेशन 2-3 दिन तक चलता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन राइट सिस्टम्स अगर क्रिएट की जाए और अगर आप जेन्यूनली सेल्फ एम्पावर्ड हो जाए और इंस्पायर्ड हो जाए, तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है, इज़न्ट इट? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव हियर। And I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.